एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर समिट से पहले सीएम थामी विदेश दौरे कर रहे हैं। अभी दुबई के दौरे पर है और यहां पर 5,450 करोड़ के निवेश का एमओयू साइन किया गया है। पर्यटन, शिक्षा, इंफ्रा और रियल एस्टेट सेक्टर में ये करार किया गया है। इसके साथ ही कई समूहों के साथ अभी बातचीत जारी है। दुबई में अब तक सर बायोटेक और हयात इंडिया के साथ 2,000 करोड़ का करार किया गया है। कार्मेला न्यूट्रिशन टेक्नोलॉजी ग्रुप के साथ फार्मा प्रोडक्शन के क्षेत्र में 950 करोड़ समझौता और जीटीसी ग्रुप के साथ 800 करोड़, फ्लो कॉग्लोमेरेट समूह के साथ 500 करोड़ का करार हुआ है, जिसमें रियल एस्टेट, इंफ्रा और पर्यटन के क्षेत्र में निवेश होगा। इसके अलावा एक्सले ग्रुप के साथ भी 700 करोड़ और शरफ लॉजिस्टिक के साथ 500 करोड़ के एमओयू साइन किए गए हैं। सीएम धामी इससे पहले लंदन गए हुए थे और वहां भी कई समूहों के साथ समझौते हुए थे और अब दुबई और अबू धाबी में रोड शो के जरिए ही निवेश लाया जा रहा है। तो दिसंबर में इन्वेस्टर समिट होना है, उसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार देखा जा रहा है विदेश दौरे पर है और यहां पर रोड शो के जरिए बताया जा रहा है कि अब कई कंपनियों के साथ एमओयू साइन हुआ है। तो इससे देखा जा रहा है किस तरीके से उत्तराखंड में विकास और साथ ही साथ शिक्षा, पर्यटन, इंफ्रा पर भी जोर दिया जा रहा है। तो सीएम के दुबई दौरे पर यह बड़ी सफलता मिली है और कई अन्य समूहों के साथ बातचीत भी लगातार जारी है, क्योंकि विदेश दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी और इन्वेस्टर समिट होने के साथ साथ देखा जा रहा कई कंपनियों के साथ करार भी हुआ है। बागेश्वर से एक वीडियो सामने आया है जिसमें बीजेपी की नेता और पहले कांग्रेस सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा पाने वाली किन्नर रजनी रावत ने बागेश्वर की एक महिला से नकद में एक इलाका खरीद रही हैं। वीडियो में दिख रहा है बागेश्वर की महिला कविता जोशी रजनी रावत से बहुत सा कैश पैसा अपने आंचल में ले रही हैं। इसके साथ ही महिला घोषणा कर रही हैं कि उनसे अपना इलाका 2.5 करोड़ रुपए में रजनी रावत को बेच दिया है। गौरतलब ये है कि किन्नर समाज में इलाका खरीदने और बेचने की प्रथा है, लेकिन मजेदार बात तो ये है कि इलाका बेचने वाली कविता जोशी खुद किन्नर नहीं है। इधर एक अन्य किन्नर आरती शर्मा ने पुलिस को तहरीर दी है कि इलाका बेचने वाली महिला कविता खुद किन्नर नहीं है और उसने गलत तरीके से उनकी गुरु रेखा रानी की मौत के बाद इलाके को एक बाहर के किन्नर के हाथों बेच दिया है। तो राजी बेटी जीतता रहे। काशीपुर से खबर मिल रही है, यहां पर 2 लोगों की जमकर पिटाई की गई है। भीड़ ने दोनों को खूब पीटा है। आरोप ये भी है कि दोनों पर गौ तस्करी में शामिल होने का शक भी है, जिसके बाद दोनों को सरेआम खूब पीटा गया है और काफी देर तक ये सब कुछ चलता रहा। आईटी थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। अरे मारा मत, कुत्ते खा लो, कुत्तों को बेच। तो दोनों पर गौ तस्करी का शक है और देखिए किस तरीके से स्थानीय लोगों ने इस शख्स को पकड़कर जमकर पिटाई की। आसपास के लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया और आईटीआई थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। घटना का जो ये वीडियो आप देख रही हैं तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कि 2 लोगों की जमकर यहाँ पर पिटाई हुई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने नंदा देवी मेले में टेंडर गड़बड़ी मामले में ईओ नैनीताल आलोक उनियाल को सस्पेंड कर दिया और इसके साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को सीज कर दिया है। कोर्ट ने ईओ और पालिका अध्यक्ष पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया था। कोर्ट ने नंदा देवी टेंडर और पुस्तक मेला के टेंडर पर पूर्व हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बना दी है, जिसकी जांच अब ये कमेटी करेगी। वहीं टेंडर के एक अन्य मामले में भी हाई कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को जांच सौंपी है। 10 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। उस पीआईएल की सुनवाई के दौरान आज कोर्ट ने उनको दोषी प्राइमा फेसाई इसका गिल्टी पाते हुए
एक इंक्वायरी डायरेक्ट कर दी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, जिसमें कि हमारी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज ऑनरेबल जस्टिस इरशाद हुसैन साहब को कमेटी हेड करने के लिए बोला है सरकार को, और साथ ही साथ ईओ को सस्पेंड कर दिया है और जो चेयरमैन नगर पालिका परिषद है उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर सीज कर दी है। जैसे माननीय हाईकोर्ट का जो भी आदेश आया है उसका हम स्वागत करते हैं। जो भी इंक्वायरी की बात कर रहे हैं मेरे द्वारा पूरा सहयोग किया जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है, मुझे पर्सनली मुझे लगता है कि मेरे द्वारा कोई गलत कृत्य यहाँ पर नहीं किया गया है। हरिद्वार से खबर मिल रही, यहाँ के भगवानपुर इलाके में बल्ब और ट्यूबवेल तैयार करने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगने पर 14 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया है। आग इतनी भयानक थी कि हरिद्वार के अलावा सहारनपुर और देहरादून में भी फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा है। करीब 14 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया है। इस आग में फैक्ट्री को भारी नुकसान हुआ है। पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई है और आसपास भी खासा नुकसान हुआ है। चक्राता में देवदारों के पेड़ों का अवैध कटान जारी है। वहीं वन विभाग की टीम ने कोटी गांव में छापेमारी की और इस दौरान टीम ने 51 अवैध स्लीपर बरामद हुए हैं, जिनको वन विभाग की टीम ने जब्त कर लिया है। और वन विभाग की टीम इस बात की तफ्तीश कर रही कि पकड़े गए 51 अवैध स्लीपर किसके। पौड़ी जिले में सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग ने नया आदेश जारी किया है। अब शादी में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर पर अनिवार्य रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसमें नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलाने, ओवरलोडिंग नहीं करने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने को लेकर घोषणा पत्र देना होगा। अगर इसके बाद भी नियमों का पालन नहीं किया गया तो फिर ड्राइवर और गाड़ी मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब तक 35 गाड़ी मालिकों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया जा सकेगा। जनपद पौड़ी में इसको लेकर एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, सेफ सफर पौड़ी, जिसमें चालक और वाहन स्वामियों दोनों को पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। किसी भी विवाह समारोह या रिजर्व पार्टी में जाने से पूर्व उसमें चालक के डिटेल्स और वाहन के डिटेल्स पूरे आएंगे। लगातार बढ़ते साइबर क्राइम के मामलों को देखते हुए पुलिस विभाग अब हर जिले में साइबर थाना खोलने जा रहा है, जिसके लिए शासन को एक प्रस्ताव भेजा गया है। डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि कई बार आम थानों में साइबर मामलों की शिकायत दर्ज नहीं होती है। इसी को देखते हुए साइबर थाने खोलने का प्लान है और मंजूरी मिलते ही इस पर काम शुरू किया जाएगा। वही हमने कहा कि हमने प्रयास करेंगे शासन से बात करके कि जैसे अभी तक पूरे प्रदेश में 2 साइबर थाने हैं, कि हर जिले में एक साइबर थाना हो सके, ऐसा प्रयास करेंगे। परंतु यहाँ पे हमने एक अधिकारी स्पेशली इसीलिए डेजिग्नेट कर दिया, उसका जो बाकी काम है आईजी प्रोविजनिंग एंड मॉडर्नाइजेशन के, कि उसके अलावा वो रेगुलर रूप से थोड़ा ज्यादा समय दे पाएगा। साइबर सेल्स कैसा काम कर रहे हैं, क्यों अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तालीम देने के नाम पर अगर अवैध मदरसों में बच्चों का उत्पीड़न होने लगे तो नाकामी का ठीकरा पुलिस प्रशासन और खुफिया तंत्र के सिर पर फूटता है। वो इसलिए क्योंकि जिस सिस्टम के जरिए सरकार एक्शन चाहती है उसे पता ही नहीं चलता कि अवैध मदरसे कैसे चल रहे हैं और कौन उनकी फंडिंग कर रहा है। उत्तराखंड में न जाने ऐसे कितने और मदरसे होंगे जहां मासूम बच्चों का तालीम के नाम पर शोषण उत्पीड़न हो रहा है। 8 अक्टूबर को नैनीताल के जौलीकोट में अवैध मदरसे में छापा पड़ा तो बीमार हालत में 24 बच्चे मिले। 16 अक्टूबर को किच्छा के पास पुलभट्टा में 24 बच्चे मदरसे से छुड़ाए गए, जिसमें 22 नाबालिग लड़कियां और 2 नाबालिग लड़के थे। पुलिस ने आरोपी इरशाद और उसकी पत्नी खातून को गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री अवैध मदरसों पर टाइट एक्शन चाहते हैं, पर जिस पुलिस प्रशासन और खुफिया तंत्र को मुख्यमंत्री ने काम सौंपा है, सवाल उसी की नाकामी पर खड़ा हो रहा है। 24 बच्चों को छुड़ाकर जो पुलिस प्रशासन अपनी पीठ थपथपाता है, उसकी नाक के नीचे अवैध मदरसे चल रहे हैं। इसका पता कैसे पुलिस प्रशासन और खुफिया तंत्र को नहीं चलता? ये मदरसे किसके रहमो करम पर चलते हैं और कौन इनको जगह और पैसा मुहैया कराता है? ये सवाल सिस्टम पर उठते हैं। ये जांच का विशेष है, कौन दे रहा है, लेकिन जहां जहां भी जानकारी मिल रही है, हमारी सरकार, धामी सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। और कहीं भी हो अवैध मदरसे जो भी होंगे उनको बंद किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसकी आप बताइए, आपकी कोई इंटेलिजेंस है कि नहीं, पुलिस प्रशासन नाम के कोई चीज है कि नहीं? और जहां तक मदरसों का सवाल है, वो तो मदरसा बोर्ड और वक्फ बोर्ड संचालित करता है, दोनों सरकार के अधीन है। आखिर जो है आप गलत गतिविधियां होने क्यों दे रहे हैं?
उत्तराखंड में इस वक्त 419 मदरसे मदरसा बोर्ड चला रहा है। 103 वक्फ बोर्ड के हैं, जबकि करीब 500 मदरसे प्राइवेट हैं। 2 प्राइवेट मदरसों की घिनौनी और डरावनी तस्वीर आपके सामने है, लेकिन 500 प्राइवेट मदरसों में बच्चे किस हाल में होंगे ये अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। इसीलिए सवाल वक्फ बोर्ड और मदरसा बोर्ड पर भी खड़े होते हैं कि आखिर ये बोर्ड कैसी मॉनिटरिंग करते हैं और आगे क्या एक्शन होगा। इस सवाल का जवाब मदरसा बोर्ड के नए नवेले अध्यक्ष के पास भी नहीं है। अपने उत्तराखंड के अंदर कोई भी ऐसी अनियमितता नहीं होने देंगे कि जिससे हमारी भारतीय संस्कृति या हमारी जो देवभूमि की गरिमा है वो कहीं भी खंडित हो, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अवैध मजारों के खिलाफ धामी सरकार का अभियान तो आसानी से परवान चढ़ा, पर चुनौती गली गली में चल रहे अवैध मदरसों का नेटवर्क उजाड़ने की है। और नाकाम पुलिस प्रशासन और खुफिया सिस्टम के साथ ये अंजाम तक कैसे पहुंचेगा, ये सवाल जोलीकोट और किच्छा की इन तस्वीरों से खड़ा हुआ है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। अगर आप प्लास्टिक की थैलियों में सामान खरीदते हैं तो अब ऐसा नहीं होगा। हाईकोर्ट ने राज्य में प्लास्टिक की थैलियों की एंट्री पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस कोर्ट ने कहा है कि पुलिस और वाणिज्य कर विभाग लगातार इसकी चेकिंग करेंगे और प्लास्टिक को राज्य में आने से रोकेंगे। वहीं हाईकोर्ट ने प्लास्टिक बैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि सभी कूड़ा गाड़ियों पर जियो टैग लागू करें। अगर 1 महीने के अंदर लागू नहीं किया गया तो सचिव शहरी विकास कोर्ट में पेश होंगे। प्रदेश में प्रतिबंधित पॉलीथीन स्मगल ना हो, अन्य प्रदेशों से न लाई जाए, ये वो सुनिश्चित करें। और साथ ही उत्तराखंड में जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का एक्ट है उसमें नियमावली लागू करने के लिए कहा है। साथ में QR कोड के नियम भी 1 महीने के अंदर लागू करने के लिए। चमोली की गोपेश्वर डिग्री कॉलेज में छात्रों की विभिन्न समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और ANUSI के छात्रों ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान कुछ छात्र डिग्री कॉलेज की छत पर चढ़ गए और नारेबाजी करने लगे। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची और धक्का मुक्की भी हुई। आपको बताते चले कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और NSUI के छात्र 9 सूत्री मांग को लेकर अनशन पर हैं। कांग्रेस के धारचूला और लोहाघाट विधायकों के PM मोदी की तारीफ करने के मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का बयान सामने आया है। अल्मोड़ा में महारा ने कहा कि कांग्रेस के विधायक संस्कारी हैं और अतिथि देवो भव की भावना से तारीफ की गई है। करण महारा ने यह भी कहा है कि धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी कई बार सरकार के खिलाफ पद यात्रा भी कर चुके हैं। देखिए, विधायक संस्कारी विधायक हैं हमारे, उनके क्षेत्र में कोई जाएगा, अतिथि देवो भव की बात होती है। हरीश धामी ने तारीफ ठीक की, उनके क्षेत्र में आए हैं तो उन्हें तारीफ भी करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ही नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ 200 किलोमीटर की पदयात्रा भी तो की थी मोबाइल टावर को लेकर। उसको हम क्यों भूल जाते हैं? वो अपने लिए लड़ता है, अपने क्षेत्र के विकास के लिए कोशिश करता है। कुछ योजनाओं को उसने उम्मीद की है कि केंद्र से प्रधानमंत्री करेंगे, इसलिए उसने थोड़ी बहुत तारीफ कर दी और ये राजनीति में चलता है। लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन बीजेपी मजबूत किलेबंदी के लिए जुट गई है और इसके लिए विपक्ष खेमे में भगदड़ मचाने का बड़ा प्लान है। तो वहीं कांग्रेस की मजबूती वाली सीटों पर भी अलग रणनीति पर काम हो रहा है। – 2024 लोकसभा चुनाव से पहले PM मोदी ने पिथौरागढ़ में जनसभा की, जिसके बाद कांग्रेस के 2 विधायकों ने PM और CM की तारीफ कर दी। अब यही बीजेपी की रणनीति है। 2019 और 2022 के चुनाव में जिन विधानसभा सीटों पर बीजेपी पीछे रही उसका डेटा बैंक बनाया गया है और ऐसी करीब 8 सीटों पर खास तैयारी है, जिसमें कई विपक्षी नेता बीजेपी के रडार पर हैं। तो अभी धीरे धीरे देखते जाइए, क्योंकि जब जब जन प्रभाव, जन दबाव ये कांग्रेस के अनेक और विधायकों पड़ेगा, वो भी मोदी जी की और पुष्पक धामी जी की प्रशंसा ही करेंगे। कांग्रेस के 2 विधायकों से बीजेपी ने अपनी तारीफ करवाई, तो अन्य 2 बड़े नेता हरीश रावत और हरक सिंह CBI के फेर में फंसे हैं। लिहाजा कांग्रेस के लिए आगे मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। उनकी रणनीति है, देश भर में ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आएंगे, जो भाजपा के तारणहार हैं 3-4 ED, इनकम टैक्स आदि आदि, वो उनका सहारा लेंगे, अपने तारणहारों का जय जयकार करेंगे और जब उनसे काम नहीं चलेगा तो वो मुस्लिम 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 मंत्र का जाप करेंगे।
बीजेपी हर मोर्चे पर कांग्रेस को घेरना चाहती है और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आएगा ये कोशिश बढ़ती चली जाएगी। लिहाजा कांग्रेस नेताओं को पार्टी को एकजुट रखना बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील और प्रभात की रिपोर्ट। काशीपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। आपको ये खबर विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि पहाड़ की जो 10 बड़ी खबरें उस पर नजर आते हैं। काशीपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अभी फरार है। 4 लाख रुपए कैश और लाखों के रुपए की सोने चांदी बरामद किए गए हैं। देहरादून में पुलिस 10 से ज्यादा टोइंग क्रेनों को हायर करने जा रही है। वहीं चालान का पैसा भी 1500 से काटकर 1200 रुपए तक करने जा रही है। नैनीताल में पिछले दिनों मंगोली में हुए बस हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश डीएम ने दिए हैं। इसके साथ ही हादसे वाली जगह का सर्वे करने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। बागेश्वर में हरी सब्जियों में कीड़ा लगने से फसल खराब हो रही है। वहीं फसल के खराब होने से किसान परेशान है। डीजी हेल्थ विनीता शाह ने पौड़ी के पसुंडा खाल और लुआली में स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया है। गर्भवती महिलाओं को लेकर लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। रुड़की में आम आदमी पार्टी एक्टिव हो गई है। कार्यकर्ताओं ने एक बैठक 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर की है। अल्मोड़ा दौरे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा हैं, जहां पर महरा ने कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठक की है। प्रदेश में नशे के प्रति जागरूकता अभियान चलाने के लिए अब देहरादून में एक निजी संस्था क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कर रही है। इस टूर्नामेंट में प्रदेश के 20 विभागों की टीम प्रतिभाग कर रही है। उत्तराखंड में खामलैंड पट्टे की जमीन और बेनाम जमीन पर कब्जेदारों की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि 2017 में हाईकोर्ट द्वारा सरकार के 2011 के नोटिफिकेशन को निरस्त करने के बाद इसको कैसे लागू किया जा रहा है। हरिद्वार जिले में एक दिन पहले आई तेज आंधी और बारिश से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। तेज आंधी और बारिश से खेतों में तैयार खड़ी धान और गन्ने की फसल गिर गई। उत्तराखंड में मिलावटी खाद्य पदार्थों पर लगाम लगाने के लिए रुद्रपुर में खाद्य विभाग ने एक लैब तैयार की है, लेकिन अब इस लैब की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं और ये सवाल कैग की रिपोर्ट में उठाए गए हैं। कैग ने रुद्रप्रयाग लैब की साल 2020 से साल 2022 तक के दस्तावेजों की जांच की है। जांच के दौरान कई खामियां लैब में मिली है, जिसमें सबसे ज्यादा सैंपल चेक में खामियां मिली हैं। दरअसल किसी भी खाद्य पदार्थ के सैंपल में रिपोर्ट को 15 दिनों के अंदर देना होता है, जबकि लैब रिपोर्ट को देने में 4 से 6 महीने का समय ले रही है। वहीं मामले में कमिश्नर राजेश कुमार का कहना है कि शिकायतें पहले भी आई हैं और रिपोर्ट के तहत ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगले 24 घंटे में उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी है। मौसम केंद्र की तरफ से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं 3500 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम केंद्र के निदेशक के मुताबिक प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते उत्तराखंड के तापमान में 10 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई, जबकि आगे आने वाले दिनों में सुबह शाम का तापमान गिरेगा। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। वहीं बर्फ गिरने से पूरे जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। डीएम ने सभी अधिकारियों को अलाव की व्यवस्था करने के निर्देश भी दे दिए हैं, ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी के साथ ही माइग्रेशन भी शुरू हो गया। असल में यहां व्यास, दारमा, मिलम और रालम घाटी में रहने वाले सीजन के हिसाब से माइग्रेशन करते हैं। ऐसे में विंटर सीजन शुरू होने के साथ ही इन घाटियों के ग्रामीण निचले इलाकों की तरफ आने लगे हैं। पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाकों में रहने वाले 33 गांव ऐसे हैं जो आज भी मौसम के लिहाज से अपना आशियाना बदलते हैं। धारचूला और मुनस्यारी तहसील में रहने वाले ये ग्रामीण जहां गर्मी का मौसम शुरू होते ही ऊपरी इलाकों की ओर जाने लगते हैं, तो वहीं सर्दियां आते ही ये निचले इलाकों में लौट आते हैं। इन ग्रामीणों की जिंदगी का जहां आधा समय निचले इलाकों में गुजरता है, तो वहीं बाकी वक्त ये ऊपरी इलाकों में खेती करने जाते हैं।
बीते दिनों 10,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर हुई बर्फबारी के बाद अब ये निचले इलाकों को माइग्रेट करने लगे हैं। लोग आते हैं, मई में आते हैं। 6 महीने हम लोग 6 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीने धारचूला रहते हैं। यहाँ सिर्फ यही खेती होती है और एक मटर की खेती होती है, आलू मूली होती है और सब्जियाँ होती है कई प्रकार के, गोभी मूली गाजर सलजम ऐसे होते हैं। और हम 6 महीने में ये अपना खेती का काम निपटा के फिर जैसे विंटर शुरू होता है तो हम लोग धारचूला को निकल जाते हैं। व्यास घाटी में चीन और नेपाल बॉर्डर पर 7 गांव ऐसे हैं जो माइग्रेशन करते हैं, जबकि दारमा घाटी में इनकी संख्या 14 है। वहीं मुनस्यारी की मिलम घाटी में 11 और रालम में 1 गांव माइग्रेट करता है। सर्दियां शुरू होते ही ये ग्रामीण ऊपरी इलाकों में मौजूद अपने घरों को पूरी तरह बंद कर देते हैं। यही नहीं, जरूरी सामान और जानवरों के साथ ये निचले इलाकों में पहुंचते हैं। ग्रामीणों के साथ ही इनके लिए गुंजी से बना SBI का बैंक भी सीजन के मद्देनजर साल में 2 बार माइग्रेट करता है। तो वैसे हम लोग माइग्रेट करने वाले लोग हैं। हम लोग 6 महीने ग्रीष्म काल में हम लोग यहाँ को आते हैं और शीतकाल में हम धारचूला की ओर प्रस्थान करते हैं। और हमारा बैंक भी जो है जब धारचूला प्रस्थान करता है तो हम लोग अपने खाते का संचालन धारचूला करते हैं। माइग्रेशन करने वाले इन ग्रामीणों की जिंदगी काफी कठिन है, बावजूद इसके इन्होंने अपनी जड़ों से रिश्ता कायम रखा है। यही वजह है कि हाड़ का पाती ठंड में ये खुद को बचाने के लिए भले ही निचले इलाकों में आ जाते हों, लेकिन हालात सुधरने पर ये फिर अपनी जड़ों में लौट जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। देहरादून के माजरी माफी में एक घर में पैंगोलिन घुस गया है और सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पैंगोलिन को रेस्क्यू किया है। पैंगोलिन, जिसे सल्लू सांप के नाम से भी जाना जाता है, एक दुर्लभ प्रजाति का जीव है और इसकी बड़े पैमाने पर तस्करी होती है। पैंगोलिन एक ऐसा दुर्लभ जीव है जिसकी दुनिया में सबसे अधिक तस्करी होती है। टिहरी की केमसारी क्षेत्र में गुलदार की दहशत जारी है। आलम यह है कि शाम होते ही लोग घरों में कैद होने को मजबूर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में गुलदार घूमता हुआ देखा जा रहा है और एक बार फिर पहले भी इस क्षेत्र में गुलदार ने एक बच्ची को हमला करके घायल कर दिया था। वहीं वन विभाग की टीम क्षेत्र में गश्त कर रही है और लोगों से अंधेरे में अकेले बाहर नहीं निकलने की अपील कर रही है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।